जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहा जाए तो एपी। ठीक है, शॉर्ट में उसको एपी बोलते हैं। कुल मिलाकर श्रेणियां जो होती है तीन प्रकार की होती है। एक समांतर श्रेणी होता है, एक आपका गुणोत्तर श्रेणी होता है और एक हरात्मक श्रेणी होता है। तो आपके सिलेबस में यानी क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ आपको समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रेणी क्या है, एक एक करके सारी चीजें। और ये क्लास आपका ऑब्जेक्टिव क्लास हो रहा है, तो पहले उसका पूरा डिटेल जानने की जरूरत है सिलेबस के बारे में, और उसके बाद उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे सॉल्व करना है इस पर हम लोग मेनली बात करेंगे। देखिए, तो जो आपका श्रेणी है, श्रेणी क्या है? सीरीज। देखिए, श्रेणी जो होता है आपका किसी खास पैटर्न को पालन करके यदि कोई भी फंक्शन या कोई भी संख्या यदि निरंतर आगे बढ़ रहा हो किसी खास पैटर्न को पालन करके, ठीक है, तो वह आपका श्रेणी होता है। जैसे मान लिया जाए, यहां देखिएगा 1 3 5 7 9 11 ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सबके बीच जो है दो दो का अंतर चल रहा है ना। यहां देखिए दो दो का अंतर चल रहा है, ये भी आपका श्रेणी है। ठीक है, चलिए यहां देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 आ गया। ठीक है, यह भी आपका एक श्रेणी है। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो आपको श्रेणी दिख रहा है इसमें क्या है कि प्राकृत संख्या का वर्ग करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, यह भी आपका श्रेणी है। देखिए 1/2, यहां ध्यान दीजिएगा, 1/4, 1/6, यह हो जाएगा आपका 1/8, 1/10, 1/12 डॉट डॉट डॉट। यह भी एक प्रकार का श्रेणी है क्योंकि यह भी एक खास पैटर्न का पालन करता है। क्या हो रहा है देखिए, तो ऊपर में तो आपका सब सेम है, नीचे में जो आपको दिख रहा है ये सब सम संख्या लिखी गई है। ठीक है, तो यह भी आपका श्रेणी है। तो जब संख्या या कोई भी संख्या जो है किसी खास पैटर्न का पालन करे, ठीक है, और खास पैटर्न का पालन करते हुए आगे बढ़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अब देखिए आपको मूल रूप से पढ़ना है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे उसके नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, समांतर श्रेणी, समान अंतर ना। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, ध्यान दीजिएगा। समांतर यानी होगा इसका समांतर, समांतर यदि इसको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? समान, समान अंतर, समान अंतर। स्पष्ट हो गया? समान अंतर यानी दो लगातार पदों के बीच का अंतर यदि समान हो जाए, ठीक है, दो लगातार पदों के बीच का अंतर यदि समान हो जाए तो उस श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। दो लगातार पद के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। अंतर मतलब क्या? घटाओ। यदि उसको हम घटाते हैं, एक आगे वाला को एक पीछे वाला में से, एक आगे वाला को एक पीछे वाला में से, तो अंतर यदि हमेशा समान आता है उसका, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे देखिएगा एक एग्जांपल यहां पर हम लिख रहे हैं। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 5 8 11 14 डॉट डॉट। क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां 5 और 8 के बीच 3 का अंतर है, यहां 8 और 11 के बीच 3 का अंतर है, 11 और 14 के बीच 3 का अंतर है। तो अब आप एक चीज देखिए कि इसके बीच का अंतर समान है ना, बीच का अंतर समान। ठीक है, तो जब ऐसा श्रेणी आ जाए जिसके बीच का अंतर समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समान अंतर वाला श्रेणी ही समांतर श्रेणी कहलाता है। चलिए, तो इसमें जो इसका पहला पद होता है, जो शुरुआत होता है, ये पहला पद को ए बोलते हैं हम लोग, प्रथम पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, और जो बीच में अंतर आ रहा है इस अंतर को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, और इसको डी से सूचित करते हैं, सार्वंतर, सार्व अंतर, या इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको संकेत में डी से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि आपको एपी बनाना है तो क्या क्या चीज चाहिए,
तो सिंपल सा कंसेप्ट आपका होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कि एपी बनाना है तो आप कहिएगा, सुनिए एपी बनाना है ना आपको, तो हमको पहला पद दे दीजिए, एगो शुरुआत बता दीजिए कि कहां से शुरू करना है, और दूसरा ये बता दीजिए कि उसके बीच में कितना का अंतर रखना है। हम एपी फटाफट लिख देंगे ना। देखिए हम यदि कहें कि शुरुआत 5 से करना है और बीच में जो है 4 का अंतर रखना है, ठीक है, शुरुआत 5 से करना है और बीच में 4 का अंतर रखना है, तो आप आसानी से एपी बना लीजिएगा कि ओ शुरू 5 से करना है ना, तो चलिए 5, बीच में 4 का अंतर रखना है, तो इसके 4 का अंतर करेंगे तो कितना होगा, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, ऐसे ही डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल बात समझ लिए होंगे कि एपी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ए का मान और डी का मान। किसका किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए आपको एपी बनाने के लिए, ठीक है। देखिए तो ये आपका हो गया प्रथम पद ए, और उसके बीच के अंतर को बोलते हैं हम लोग क्या, सार्वंतर। क्या बोलते हैं उसको, सार्वंतर। अब आता है, ध्यान दीजिए कि यह जो एपी बना, ये जो एपी बना इसको बोल दिया आप ए, ये आपका ए है, और ये आपका डी, ये बीच का अंतर जो आया ये डी है। तो एपी बना कैसे, ए और डी को यदि आपस में जोड़ते हैं, ए को ज्यों का त्यों रखते हैं, और यदि आप अगला पद में क्या करते हैं तो ए प्लस डी लिखते हैं ना। यहाँ देखिए ना, ए ज्यों का त्यों और इसमें डी जोड़ दिए तो अगला पद आ गया, अगला पद आ गया। अब देखिए इसमें फिर क्या करते हैं, अगला पद 11 प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, फिर इसमें डी जोड़ते हैं ना, जो ए प्लस डी आया, इस ए प्लस डी में एगो और डी जोड़ेंगे तो अगला पद निकल जाएगा, एगो और डी जोड़ेंगे, फिर ए प्लस डी में अगला पद निकालने के लिए एगो और डी जोड़ना पड़ेगा। यानी प्रत्येक पद को ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पीछे वाले पद में एगो डी जोड़ रहे हैं, माने जितना का अंतर है उसको जोड़ रहे हैं, तो अगला पद निकल रहा है। देखिएगा तो यहां हो जाएगा आपका ए प्लस डी, यहां तक जोड़े हुए हैं ना, डी प्लस डी तक, एगो और डी जोड़ लीजिए, और ऐसे ही करके क्रम आगे बढ़ते जाएगा, तो जितना आप चाहिए उतना आपको पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए प्लस डी, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d, इसको क्या लिखेंगे तो ए प्लस 3d, और अगला पद निकालना होगा तो ए प्लस 4d, उसका अगला पद निकालना होगा तो ए प्लस 5d, और जितना पद निकालना है उतना आगे बढ़ते जाएंगे। गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पहला पद है, पहला पद है, इसको ए लिखे, इसमें एको गो डी है, इसमें एको गो डी नहीं है। अच्छा ये दूसरा पद है, दूसरा पद, तो इसमें एक गो डी है ना। ये तीसरा पद है, तीसरा पद, तो इसमें कै गो डी है, 2 गो डी है। ये आपका चौथा पद है, चौथा पद, तो इसमें कै गो डी है, 3 गो डी है। एक बात आपको समझ में आया होगा कि जायमा पद हम लिख रहे हैं उससे एगो कम डी लिख रहे हैं ना। देखिए पहला पद लिखे तो उसमें एको गो डी नहीं था, दूसरा पद में एगो डी है, तीसरा पद में 2 गो डी है, चौथा पद में 3 गो डी है, पांचवा पद में 4 गो डी है, छठा पद में 5 गो डी है। अर्थात जितना पद हम ले रहे हैं, जैसे आपको कहेगा कि 10वां पद निकालिए, तो आप ए प्लस 9d लिख लीजिए, 10वां पद निकल गया। ए और डी का मान मालूम है आपको, 10वां पद निकालना है तो ए प्लस 9d, 50वां पद निकालना है तो जायमा पद कहेगा उससे एगो कम डी लिखिएगा। क्लियर हो गया, जायमा पद निकालने के लिए कहेगा उससे एगो कम डी लिखना है, एगो कम डी लिखना है। देखिए तो ये आपका पहला पद है तो इसको A1 कह सकते हैं, ये दूसरा पद है तो A2 कह सकते हैं, ये तीसरा पद है तो A3 कह सकते हैं, ये चौथा पद है तो A4 कह सकते हैं, ये पांचवा पद है तो A5 कह सकते हैं, ये छठा पद है तो A6 कह सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए कि प्राकृत संख्या के रूप में बढ़ रहा है ना। देखिए पहला पद A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो ऐसे ही आपको यदि पद निकालना होगा तो, और ये जो सीरीज बनना है किसका, an के रूप में बनना है ना, an के रूप में सीरीज बनना है, क्योंकि n के जगह पर प्राकृत संख्या आ रहा है। देखिए ना A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 an, ठीक है। तो आपका जो फार्मूला बना, अभी आप जस्ट देखें कि पांचवा पद निकालना है, यानी A5 का मान निकालना है तो A प्लस 4d लिखना है, ठीक है। छठा पद निकालना है तो A प्लस 5d लिखना है, ठीक है। सातवां पद निकालना है तो A प्लस 6d लिखना है। बहुआ ध्यान दीजिए, जायमा पद निकालने की बात कह रहे हैं, उससे एगो कम डी लिख रहे हैं ना। तो हम आपको कहते हैं कि एनवा पद निकालना है। फार्मूला देखिए कैसे आसानी से बनता है, ठीक है। इसको रटना नहीं है, समझ लीजिए ठीक तरीके से।
जैसे आपको कह दे कि एनमा पद निकालना है, जैमा पद निकालना है, उससे एगो कॉम डी लिख रहे हैं, ये आपको मालूम है, तो हम कह रहे हैं कि आपको एनमा पद निकालना है, एनमा पद, तो एनमा पद से एगो कॉम डी लिखना पड़ेगा, ए प्लस एन से एगो कॉम डी, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए फार्मूला बन गया एन बराबर फार्मूला बन गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी जैमा पद आपको निकालना होगा, उससे एगो कॉम डी लिखिएगा, आपका पद आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि आपको एपी बनाना है तो उसके लिए आपको ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, आपको जैमा पद निकालना होगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है साथियों, तो आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। हाँ, और इसको हम कहते हैं, ये जो अभी आप देखें, इसको बोलते हैं एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप तो आप समझते होंगे, फंडामेंटल फॉर्म बोलते हैं, यानी ये फार्मा हो गया इसका। ठीक है, इसी फॉर्मेट पर आप ए और डी का मान रखते जाइए, एपी का जो पद निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और समझते हैं इसमें। देखिए, एपी का पद आप देख लिए, एपी निकालना आप सीख लिए। ठीक है, अब कहेगा कि उन सभी एपी के पदों को आपको जोड़ना है, यानी उसका योगफल निकालना है। तो देखिएगा, एपी के पदों के योगफल का एक फार्मूला है जो हम आपको बताना चाहेंगे, उसको एसएन बोलते हैं हम लोग, यानी एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, और इसको एसएन बोलते हैं। तो एन पदों का योगफल यानी एसएन बराबर फार्मूला है। देखिए, फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी फार्मूला ही पूछ देता है, ऐसे इसका यूज हम कम करेंगे। आपके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे तो इसका यूज हम कम करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, लेकिन फार्मूला याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एसएन बराबर फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे यदि उसमें अंतिमा पद नहीं दिया गया है, यानी ए का मान आपको मालूम है, डी का मान मालूम है, एन का मान मालूम है, तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करके आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। यदि उस एपी का अंतिमा पद आपको मालूम हो, यानी अंतिमा पद एन, अभी जो जस्ट देखे थे ना, जैमा पद निकालना है, अंतिमा पद को एन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n/2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, देखिए, तो क्या हो गया, n/2 इंटू ए प्लस, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, अभी जस्ट देखें क्या होता है, ए एन ना, ए एन, तो आप लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या फिर ए एन को आप एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो n/2 इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, जहां ए एन जो होगा अंतिमा पद होगा, अंतिम पद। ठीक है, या एल भी होगा, ये भी इसका अंतिम पद होगा, एल को भी अंतिम पद ही कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला तो एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग है यूज, आप इसको देख सकते हैं। और फार्मूला जब भी आपके एग्जाम में पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप फार्मूला वहां पर लिख सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन बनाने में इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, कुछ और कंसेप्ट हम देखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम योगफल की बात कर लेते हैं, कि आपको निकालना है 1 2 3 4 5 6 ... 100। ठीक है, यह प्राकृत संख्या हो गया, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या का योगफल आपको निकालना है। मान लीजिएगा योगफल निकालना है, तो देखिए, प्राकृत संख्या का योगफल निकालने के लिए n प्राकृत संख्या, ये सब चीज आपको याद रखना है, n प्राकृत संख्या का योगफल, n प्राकृत संख्या का योगफल निकालना हो तो प्राकृत संख्या का योगफल निकालने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। देखिए कितना आसानी से आप निकाल लीजिएगा योगफल। ये सब का प्रयोग आपको एग्जाम में करना है, n इंटू n प्लस 1/2। इसका प्रयोग कब करना है, जब प्राकृत संख्या का योगफल आपको निकालना हो। जैसे देखिए 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या है, अब इसका योगफल निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सीधे 100 इंटू 100 प्लस 1 और बटा में 2, ये कट गया आपका कितना, 50 बार, यानी कितना हो जाएगा 50 गुने 101। ध्यान दीजिए,
5 एकाएं 5, 0 5, 1 0 और बढ़ गया 50 50। ये हो गया 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल। यानी किसी भी प्राकृत संख्या का योगफल आपको निकालना हो तो सिंपल काम करना है आपको, जितना प्राकृत संख्या दिया गया है उसको लिखना है, उससे एक ज्यादा लिखना है और बटा में 2 लिखना है। देखिए जितना प्राकृत संख्या दिया गया है उतना लिखना है, उससे एक ज्यादा लिखना है, बटा में 2 काट के गुना कर लीजिए और आपको प्राकृत संख्या का योगफल आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यह प्राकृत संख्या का योगफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में यदि आपको पूछ दे कि प्राकृत संख्याओं का या किसी भी संख्या का योगफल, ठीक है, वह यदि एपी में हो, जैसे मान लिया जाए, यहां ध्यान दीजिएगा, संख्या यहां पर लिख रहे हैं हम 3 6 9 12 15 ... 50 पदों तक योगफल निकालना है। 50 पदों तक योगफल, गौर कीजिएगा, 50 पदों तक योगफल। कितना पदों तक योगफल निकालना है? 50 पदों तक योगफल निकालना है। देखिए तो करना क्या है आपको, 50 पदों तक योगफल निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले जितना पदों का योगफल निकालने के लिए कहेगा वही पद निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है? 50 पदों तक योगफल निकालना है तो सबसे पहले आपको 50वां पद निकालना है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि जयमा पद निकालना होगा, उससे एक कॉम डी लिखिएगा, तब 50वां पद निकालना है, A50 निकालना है। तो क्या लिखेंगे? A+49D लिखेंगे। देखिएगा A का मान तो आपका है 3 प्लस 49 गुने D का मान कितना है, बीच में अंतर कितना का चल रहा है? 3 का ना, यही तो 3 का अंतर है, इसी को तो D बोलते हैं। तो 3 कितना हो गया? 3 प्लस 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 147 एक बार और 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, यानी हो जाएगा 150। ठीक है, 147 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 निकल गया। ये आपको जयमा पद का योगफल कहेगा, पहले उसी पद को निकाल लीजिएगा। तो 50वां पद आपका निकल गया। अब क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, n/2 फार्मूला यहां पर देख लीजिए ना, n/2 a प्लस an यानी अंतिम पद। तो a का मान है आपका कितना? n/2 फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस an अंतिम पद। तो 50वां पद कह रहा है तो अंतिम पद तो 50वें पद होगा ना। हाँ, वो तो हम निकाल चुके हैं, इसलिए कितना हो जाएगा? 50/2 a का मान है 3 और प्लस an का मान कितना हो गया? 150, जो अभी आप यहां निकाले हैं अंतिम पद 150। देख लीजिए ये कट गया आपका 25 बार, यानी हो जाएगा आपका 25 गुना 153, 25 गुना 153 गुना कर लेंगे इसको। देखिए 25 तिये 75 के 5 हासिल 7, 25 5 125, 125 और 7, 132 के 2 हासिल 13, 25 एकाएं 25 और 13 38, 25 एकाएं 25 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 25 और 13 38, यानी 3825। एक बार और गुना कर लीजिए ठीक से। 25 तिये 75 के 5 हासिल 7, 25 5 125, 125 और 7, 132 के 2 हासिल 13, 25 एकाएं 25 और 13, 25 3 28 10 38, यानी 3825 इसका क्या हो जाएगा? योगफल। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम जो है छोटी छोटी चीजें आपको बताएं। ठीक है, और विशेष रूप से जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको और भी कंसेप्ट लेकर चलेंगे। अभी आपको छोटी सी जानकारी, एक पूरे एपी का जानकारी आपको देने का प्रयास किए हैं, छोटे छोटे जानकारी को जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं और वही आपके एग्जाम में जो है बहुत जरूरी बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी जानकारी यदि आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग। पूरा कंप्लीट जितने भी क्लास हो सके हम आपको पूरा कराने का प्रयास करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव भी आपको बता दें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।